बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाकया होता है। हमने कुछ अर्सा पहले एक बड़े ही सीनियर आर्टिस्ट के बेटे को कराची में गिरफ्तार होते हुए देखा। मीडिया ने बड़ी कवरेज की। वो भी नशे का सप्लायर निकला और इज्जत और तकरीम इस पाकिस्तान ने उस एक्टर को इतनी दी कि आप सोच नहीं सकते। हम जितनी इज्जत देते हैं किसी को, शायद उनको रास नहीं आती। इसी तरह हमने बहुत से वाकयात देखे कि एक हुकूमत आई, एक हमारे इदारे ने मुसल्लत किया इस मुल्क के ऊपर, और फिर वो जो देखे गए इस नौजवान नस्ल को, वो भी आज तक सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं। ये बहुत सारे तोहफे हैं। एक तोहफा हमें बहुत अरसे से मिला हुआ है यहां, जिसको हम कहते हैं नशा एक लानत है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो मुतवातर, मुसलसल, तसलसल के साथ वो रुकने में नहीं आ रही। वो सप्लाई लाइन कौन काटेगा, वो आज तक फैसला नहीं हो सका। शायद दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हमने उन दावों के बरक्स एक खातून की ऑडियो सुनी, और उस ऑडियो में वो जिस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक उड़ा रही है, और जिस तरह से वो अपनी गिरफ्तारी के हवाले से बात कर रही है, और जिस तरह से अपने वर्कर्स को वो कह रही है, प्रोटेक्ट कर रही है उस ऑडियो में कि ये मेरे पास मौजूद हैं, जिसकी जरूरत है वो आके पकड़ ले। और वो इस बात का इकरार कर रही है उस ऑडियो में कि मैं पूरे कराची में सप्लाई करती हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती हूँ, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है वो हाथ डाले। और लोग 6-6 साल से अपना ख्वाब देखते हैं, फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं या वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, और मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है? पीछे कौन से लोग हैं? इतलात यही हैं कि जो अनमोल और पिंकी जो है, उसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, और बहुत बहुत जो इस वक्त नशा करने वाले बड़ी की पोस्टों में मौजूद हैं, वो इसके गाहक थे। इसी वजह से शायद वो बचती रही। और ये भी बताया जा रहा है, जो हमें मुबैना तौर पे इतलात आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि इसने जो जितनी भी शादियां की हैं वो पुलिस अफसर्स के साथ की हैं, तो अभी भी शायद ये किसी पुलिस अफसर की बीवी है। तो इस तरह वो अपनी चेन सप्लाई जो है पूरे पाकिस्तान में वो कर रही थी, नशे की सप्लाई। और फिर ये भी इतलात हैं कि 8 से 5 साल पहले वो गिरफ्तार भी हुई थी, और फिर कोई बहुत बड़ी करोड़ों की डील करके, कोई 7 करोड़ का हदफ दे रहा है, कोई 30 करोड़ की बात कर रहा है, तो वो रिहा हो गई थी। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें और 5 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, वो आप खुद फैसला करेंगे। आज मैं इन मौजूआत पे बात करूंगा। क्या हमारी नौजवान नस्ल के विरसे में नशा मिलने जा रहा है? क्योंकि इस तरह के सप्लायर जब दंदनाते फिरेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेज में जो नौजवान नस्ल है, उनको बजाय किताब दोस्ती करने के, बजाय अपना इल्म दोस्ती करने के, बजाय अपने जो अकदार हैं उनको फरोग देने के, बजाय दीनी तालीम लेने के, वो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। और इसमें किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, इनको सजाएं किस तरह से दी जा सकती हैं, ये किस तरह जो है इस मुआशरे से एलिमिनेट किए जा सकते हैं, आज के प्रोग्राम में ये हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे मेहमानान गिरामी मैं तारुफ करवाता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं नौमान राठौर साहब, पेशे से कानूनदान हैं, और आज इनसे कानून की बेबसी जो तमाशे के तौर पे लोग लेते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मेरी दूसरी मेहमान जो है वो भी जानी पहचानी शख्सियत हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीमा अनवार साहिबा। वो अक्सर इस मौजू पे बात करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती हैं। उनका शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखती हैं हमने खुसूसी तौर पे एक स्टूडेंट को दावत दी है, गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट हैं, कांता नौमान। इनको भी जो है वो हमने प्रोग्राम में मदऊ किया। वेलकम टू माय शो। नौमान साहब के पास जाने से पहले मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि जरा जिस तरह से उस अनमोल पिंकी ने मजाक उड़ाया हमारे सिस्टम का, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का, और हम उस वक्त की शख्सियात का, वो जरा आप सुने उसकी जुबानी, और फिर कानून की बेबसी देखें, और उसके ऊपर हम बात करते हैं।
जी प्रोड्यूसर साहब, जरा हमारे नाजरीन के लिए और हमारे मेहमानों गिरामी के लिए वो जरा प्ले कीजिएगा। ख्यालों में बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसी जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास एक धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक सको तो रोक लो। ठीक, अच्छा, रोक सको तो रोक लो, ये किसको वो कह रही है? क्यों कर उसकी इतनी जुर्रत है? और फिर जब उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो बगैर हथकड़ी के, और किस तरह वो वहां दंदनाती हुई अदालत में गई है और वहां उसको चेयर भी मिली है। तो नोमान साहब, ये आपके सिस्टम का मजाक है या आपके पास कानून और आइन में इतनी गुंजाइश नहीं है ऐसे लोगों से निपटने के लिए? हमने तो इसी पाकिस्तान में देखा कि एक जाली मुकदमा हुआ साबका वजीर कानून के ऊपर, राना सनाउल्लाह, जो कई दफा के वजीर थे। उनको हमने अपना च्यूटियां छोड़ के, उनको बड़ी सख्ती उन्होंने बर्दाश्त की, दवाई नहीं दी जाती थी, हथकड़ियां लगा के अदालतों में पेश किया जाता था। तो एक तरफ वो बेगुनाह शख्स, इतनी सख्ती, और एक तरफ ये अपना नशा बेचने वाले। ये जो पूरे तमाचा है पूरे सिस्टम के मुंह के ऊपर, इसको एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं। अब ये जो अपने क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो अभी ऑडियो आपने सुनाई, वो ऑडियो इटसेल्फ, मैं समझता हूं कि उसका पॉजिटिव भी एक चीज देखी जाए कि कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा ऐसा है जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, जो उसके पीछे लगा हुआ था, जिसको ये रिप्लाई या धमकी अमेज चीज कह रही, जिसको एड्रेस कर रही है। अच्छा, अब वैसे लग तो ये रहा है ये सिस्टम को एड्रेस कर रही है, किसी शख्स को नहीं कर रही। देखिए, सिस्टम को एड्रेस किया, लेकिन साथ उसने बताया है कि जो पुलिस वाले मेरे पीछे लगे हुए थे, जो 5-6 साल बाद रिटायर हो जाते। अच्छा, देखिए, हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि हमारे माशरे के अंदर कानून पे या पुलिस पे तो हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अवाम भी प्रोटेक्शन दे रही। फॉर इंस्टेंस कि ये पीओ थी, यानी भागी हुई थी, मफरूर थी। अब आप बताइए कि ये कोई बंदा इन्फॉर्म करना, कोई बंदा इन्फॉर्म नहीं करेगा। जब इन्फॉर्म किया तो फिर पकड़ा जाएगा बंदा, नंबर 1। नंबर 2, बाकी पुलिस की नाकामी है, बिल्कुल सिफारिश चलती है। अब ये ओपन हो गया, हथकड़ी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, साथ पुलिस की कांस्टेबल या पुलिस की चीजें होनी चाहिए। नहीं, नुमान साहब, आप देखिए ना, मुवाजना करें कि फैमिली कोर्ट्स के मुकदमात में हमने वहां पे खवातीन पे जुल्म होता हुआ देखा, उनको घसीटा जाता है, वहां पे उनके साथ जुल्म होता है। इसी तरह मर्दों के साथ होता है, बिल्कुल होता है। वहां पे एक शख्स नीम बेहोश है, उसकी हथकड़ियां नहीं खोली जाती, उसको घसीट के अदालत तक लेके जाया जाता है। ये इतना डिफरेंस क्यों? पैसे, और क्या आपने इससे पहले नहीं देखा कि एक मिनिस्टर एक पुलिस कांस्टेबल को कोयटा में हिट करता है, वीडियो आ रही है, चीज आ रही है। देखिए, हमारा जो कानून है वो पुराना जमाने का बना, सीधा है, जिसमें भी बड़ी अमेंडमेंट आनी हो। सर जी, उसका तो सोशल मीडिया भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब जो हमने, यानी हमारी जनरेशन और जो आप लोगों की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी एज ए कौम, असल कौम जिम्मेदारी है कि इन लोगों को अब माफ ना। अब देखिए, खबर आ गई है, ये ढकी छुपी अब रही नहीं है। इसकी उसमें बहुत से माफिया, देखें, कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो बहुत से माफिया उसके अगेंस्ट काम भी कर रहे होंगे। पुलिस वाला एक तनख्वाहदार, हम तो पुलिस पे सारे काम कह देते हैं कि पुलिस वाले की है। पुलिस वाला एक बंदा जिसकी तनख्वाह एक नॉर्मल होगी और उसको सस्पेंड कराने में किसी और वजह से कोई मसला नहीं होगा या दूर पोस्टिंग करने में, तो वो लोग डरते हैं। ठीक, हमारी प्रोटेक्शन, पुलिस को प्रोटेक्शन, और इस तरह के जो अदारे, जो स्पेशल अदारे, जिस तरह अब यहाँ पंजाब के अंदर सीडीडी बना है, अब आप बताएं क्राइम का रेट नीचे आ गया, वहां भी अदारे बने, वहां भी बहुत सारे वो अदारे हैं, और वहां भी एक्शन
होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में एक्शन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ सीमा साहिबा, आप तो शायद जाती तौर पे भी इसको जानती हैं नवाब टाउन के हवाले से, क्योंकि नवाब टाउन का बड़ा तस्करा आ रहा है, वहां के एक डीएसपी का जिक्र हो रहा है, बल्कि वहां पे एक सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का भी तस्करा हो रहा है। ये पुलिस वालों से शादी करके या उनसे राहो रस्म बढ़ा के ये इस तरह की सप्लाई चेन इसने बनाई हुई थी। थोड़ा सा तो आपने डरा दिया है कि नहीं। मेरा कोई ताल्लुक उससे अच्छा, तो सुना ये जा रहा है, यानी जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं कि इसके जो टेलीफोन राब्ते हैं वो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ, बड़े बड़े कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस वक्त की पोस्टिंग पे बैठे हुए लोगों के नाम लिए जा रहे हैं मुबैना तौर पर। तो मुझे बताइए कि फिर इसके ऊपर क्यों कर कोई हाथ डालता? शमसी साहब, हाँ मैं इसको जानती हूँ बिकॉज मेरा भी नवाब टाउन में घर था और ये डीएसपी क्राम वहीं के रहने वाले हैं। तो इन्होंने उस वक्त भी एक टेरर डीएसपी क्राम की ये साहबका बीवी हैं? जी नहीं, मौजूदा बीवी हैं। अच्छा, मौजूदा बीवी। अब देखिए उसने प्रोटेक्शन, यानी शादी किससे की, पहले एक डिवोर्स ले गए, एक डीएसपी की प्रोटेक्शन हासिल की उससे शादी करके। तो हमारा, मैं समझती हूँ ये पूरी जो कहानी है ये किसी सिस्टम पे तमाचा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। इसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं, कोई एक इदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, मैं समझती हूँ माजरत के साथ इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, ठीक, और इसके साथ सियासतदान। आसमा जहांगीर ने कह दिया था उसने कहा था ठर्रा पीने वाले को जो जज सजा दे रहा होता है वो रात को विस्की पी के सोता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, जो जज सजा दे रहा होता है वो रात को विस्की पी के सोता है। देखिए क्यों आए एक ऐसे पता नहीं इसका नतीजा क्या आखिर इसके भी तो वकील होगा ना, इसका भी तो कोई वकील होगा। हाँ। क्यों वकील इस तरह के केसेस को ऑन करते हैं, सिर्फ पैसे की खातिर? तो इसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जो मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल। और सियासतदान ऐसे लोगों को बचाने वाले जो बचाने बिल्कुल नहीं करें ना, आप केसेस ही ना फाइट करें ऐसे लोगों की, तो मैं देखूंगी ये कैसे बच पाते हैं। और फिर इसमें ये केसेस लटकाना, ऐसे केसेस का तो रातों रात डिसीजन होना चाहिए, हैंग कर दें, 2-4 बंदों को हैंग करें शमसी साहब, पाकिस्तान में सफाया हो जाएगा। तो क्यों नहीं किया जाता? ये प्रोटेक्शन क्यों इनको हासिल है हर एक इदारे की? और उसके बाद आप ये देखें कि इसमें कोई ना कोई सियासतदान भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो पंजाब का हो, लेकिन उनकी इजाजतनामे के बगैर इस तरह के लोग इतनी ज्यादा हद तक नहीं जा सकते। अब मुझे तो उसका एक और फिक्रा, इजाजत तो बल्कि छोटा लफ्ज है, प्रोटेक्शन के बगैर। प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली। अब जब वो ये फरमा रही हैं मोहतरमा कि मैं 2 ग्राम से 10 ग्राम भी कोकीन बना लेती हूँ, यानी कि वो उसको मल्टीपल करना भी जानती थी। तो अब देखें कि कितने माशरे में घर तबाह हुए। मैं आपसे हमेशा ये कहा करती हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम इसलिए मैं करना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को देख चुकी हूँ जो इस नशे की लत से इफेक्ट हुए हैं, कि जिनकी बच्चियां नस्लें तबाह हो गई हैं। हमारे मजहब में क्यों नशा हराम करार दिया गया कि आपको रिश्तों की पहचान ही भूल जाती है, आपको रिश्तों की पहचान खत्म हो जाती है, बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। तो आप देखें कि ऐसे घराने उजड़ चुके हैं शमसी साहब, जिनको यकीन करें कि जो डाके डकैत पड़ रहे हैं ना, वो भी मैं समझती हूँ कि उनको तलब होती है, पैसा होता नहीं है, तो वो फिर नेगेटिव वे से डकैतियां करते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक सिस्टम इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाता है कि ये आप देखें कि, और हम जिसमें आप, मैं या नमान साहब हम शामिल हैं, मेरा ख्याल है अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम एटलीस्ट इस तरह के केसेस पर या इस तरह की हरकतों पर आवाज तो उठा सकते हैं ना, क्यों ना उठाएं? ये हम सबका फर्ज है, हमारे नेबर्स का फर्ज है, जो मैं देख रही हूँ उसका फर्ज है। तो जब तक पाकिस्तान का बच्चा इस पर आवाज नहीं उठाएगा शमसी साहब, ये लानत इस माशरे से नहीं निकलेगी। ठीक है। अच्छा जी, कानिता नोमान साहिबा, मुझे बताइए, आप स्टूडेंट हैं, जब से ये खबर आई है, इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के वाकयात हमने देखा है, लोग पकड़े गए हैं, फिर वो खामोशी छा जाती है, उनकी सजा का भी कहीं तस्करा नहीं होता। तो जब से ये अनमोल पिंकी पकड़ी गई है तो मीडिया ने तो बहुत शोर मचाया है, और सोशल मीडिया के इसमें बड़ा किरदार अदा किया है वेरी पॉजिटिवली। और अब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो नौजवानों में कितनी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि नौजवानों के लिए तो ये अट्रैक्शन का बायस है। स्टूडेंट मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हो, कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, इस लत में फंसे हुए हैं, पार्टीज होती हैं नशे के लिए। तो इसमें कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जैसे आप हैं जो तशवीश में मुब्तला हैं, आप क्या कहती हैं इस पे? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने का। दूसरी बात कि मैंने भी ये चीज़ देखी कि पिंकी के जो ज़्यादातर क्लाइंट्स थे, वो सुनने में आया कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी वो सप्लाई कर रही थी ये चीज़ें।
तो जैसे मैंने देखा है कि यंग जनरेशन को ऑब्वियसली बहुत कूल लगता है, पीयर प्रेशर में आके वो ये चीज़ें शुरू कर देते हैं। घरों से गाइडेंस नहीं होती कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और दोस्तों को देखते देखते कि मतलब हर स्कूल में, हर अच्छा, कॉलेज में गाइडेंस होती नहीं है, ये गाइडेंस लेना नहीं चाहती आज की नस्ल, जो जी कहलाते हैं अपने आप को, जी जनरेशन। मुझे लगता है कि जब बच्चे रिटेलिएट करते हैं या बचपन से जब आप ग्रो कर रहे होते हैं और पेरेंट्स को उनको नो कहना नहीं आता कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, आप उनकी फरमाइशें पूरी करते चले जाते पूरी करते जाते हैं, हर चीज पे यस बोलते जाते हैं, छोटी सी छोटी चीज लेके कि मुझे ये घर का खाना नहीं खाना, मुझे बाहर का, तो वो चीजें वहीं से स्टेम करते करते ग्रो करती जाती हैं। तो इस तरह यूनिवर्सिटीज में टीचर्स इस तरह गाइड नहीं करते, वो आते हैं, पढ़ाते हैं, वो लीस्ट बॉदर्ड होते हैं, बच्चे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, करते हैं, हम क्यों फंसे, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग समझा भी लेंगे तो क्या चीज है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। जब तक आप बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को टैबू नहीं समझेंगे कि अच्छा, ये जिस एजुकेशन का आप तस्करा कर रही हैं, वो एजुकेशन आपको बेस अपनी माँ की गोद से मिला करती थी, आपके घर के जो अपना माहौल से मिला करती थी? क्योंकि एजुकेशन तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में तो मिल रही है, लेकिन वो जो बेसिक एजुकेशन है, हराम और हलाल की तमीज और बुरे और अच्छे की तमीज, वो यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं सिखा रही? क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट है, ये भी तो साथ साथ बताए ना, वहां भी तो इसकी हाव नो होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी काफी जो यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज हैं, दे वर्क फॉर दिस, के मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, कि मतलब लोहा हो, जैसे हमारे इस्लाम में गुस्सा जैसी छोटी सी चीज हराम करार दी गई है, तो नशा तो एक बहुत सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे तो डिस्टिंग्विश घर से लेके, दोस्तों से लेके, अगर आप जैसे इस्लाम में ही है कि अगर कोई बुरी चीज देखो तो उसको हाथ से रोको, फिर जुबान से रोको, और या तो सिर्फ एटलीस्ट दिल में बुरा समझो। जैसे सीमा साहिबा ने कहा कि हम लोगों को एटलीस्ट आवाज उठानी चाहिए ना, कि हर बच्चा अपने घर में, अपने पीयर्स में जिसको देखे एटलीस्ट समझाए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की तरफ उनको लेके जाए, वो इतने मजबूत हों ताकि ये टैबू समझाना जाए। और ठीक, अच्छा नौमान साहब, रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाना तो बाद की बात है ना, हम ऐसा करने ही क्यों दें कि वो उस तरफ हम चले जाएं कि रिहैबिलिटेशन की दुआएं मांगें, पेरेंट्स वहां उसको तड़पता हुआ बच्चे को देखें। तो जिस तरह से सीमा साहिबा ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि आप वकील हैं, आपकी यूनियंस हैं, आप अपने वकला के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, तो वहां पे आप चीजें ये क्यों नहीं बताते कि जी हमें बेगुनाहों के लिए तो वकील बन के जाना है, या एटलीस्ट अपना किसी का भी वकील आप बन सकते हैं, जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनका वकील बनना, उनको बचाना, ये जानते हुए कि ये मुआशरे के बहुत नासूर हैं, तो उन वकला के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ी हौसले से बात करने वाली है, अगर आप करें। जी जी बिल्कुल। देखिए, दो चीजें इसमें। नंबर एक ये है कि कुछ ये कानून ऐसा है जो सख्त कानून है, कानून मौजूद है, लेकिन इसको मिसयूज कर देते हैं अदारे, यानी पुलिस, ठीक है, या कोई दुश्मनदारी वाला है तो इसको मिसयूज करता है। अब इसमें बड़ा थिन लाइन नहीं, वो तो बेगुनाह लोग होते हैं, मैं कह रहा हूं थिन लाइन है, उसमें बड़ी थिन लाइन है। अब उस थिन लाइन को जुडिशरी में जजेस ने उसको परखना है, एविडेंस आती है। जब कानून की बात आती है तो उसमें एविडेंसेस हैं, उसमें सारा कुछ आता है। अब कोई बंदा भी, बेशक उसने कत्ल किया हो, जो कि उसका राइट है अपना डिफेंस, ये कानून की अनहर्ड कंडेम, अपनी सफाई देना, उसके लिए उसने लॉयर करना। हाँ, एज ए ह्यूमन, एज ए नेशन, एक है उसकी जॉब। मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर पुलिस वाला किसी डाकू को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, या फायरिंग में मारा गया, तो वो चीज कत्ल करना तो गलत है, लेकिन उसको उस वक्त मारना, वकील की जरूरत है उस वक्त। नहीं, यहां तो ये जॉब है कि करोड़ों रुपया जब फीस दे रही होगी, वो 7 करोड़ 8 करोड़, तो वो वकील है, रिश्वत एक है, सुने, वकील जो है, बल्कि वो ये भी कर रही होगी कि वकील साहब अगे भी गल करो, जज भी नाल करके दो, ठीक है, वो हमने देखा है। मैं मुबैना तौर पे बात है कि वकील नहीं करो, डायरेक्ट जज करो और वकील के जरिए करो। देखिए जी, आप बिल्कुल, ये बात माशरे के अंदर चल रही है, इस पे वर्किंग हो रही, हमारी जितनी जुडिशरी बॉडीज हैं। अच्छा, आसमा जहांगीर को ये क्यों कहना पड़ा मरहुमा को जी कि जो जज रात को विस्की पी के सोते हैं वो ठर्रा पीने वाले को सजा दे रहे हैं? देखिए जी, अपनी ओपिनियन है,
ठीक है, ये अपनी ओपिनियन है। ठीक है। हर अदारे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, इंसाफ पसंद भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद होंगे, लेकिन उनकी तादाद पे डिपेंड करता है। ठीक। अगर ज्यादा तादाद अच्छों की है तो अदारा अच्छा गिना जाएगा। सीमा साहबा, नोमान साहब तो रेशमी रुमाल में रिपीट के बात कर रहे हैं, जाहिर है सर्विसेज इनकी ऐसी हैं, मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन मेरी और आपकी इसमें कोई मजबूरी नहीं है। हम तो खुलेआम ये कहते हैं कि ये नस्लों को बचाने की जंग है, बिल्कुल, अपनी नस्लों को जो है आबियारी करने की जंग है। तो आप जरा बताएं कि इसको हम किस तरह से लड़ सकते हैं। शमसी साहब, इसमें देखिए अभी रिहैब सेंटर की बात हो रही थी, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। जी। मैंने विजिट किए हैं। अब जो प्राइवेट रिहैब सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में इंतहाई एक्सपेंसिव हैं, 2 लाख 2.5 लाख पर बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ मरीम नवाज ने बहुत सारे अच्छे एक्ट किए हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी यहाँ बैठ के। एज अ औरत मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे और भी बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं जिनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन यहाँ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि रिहैब सेंटर्स गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छे होने चाहिए। आपको पता है मेंटल हॉस्पिटल पागल खाने के अंदर रिहैब सेंटर है। अब कौन जाएगा मुझे बताएं आप? पागल खाने में कौन जाएगा? और जो अच्छा खासा मतलब जिसको मैं समझती हूँ अगर भेजें तो वो कहेगा कि मैं कोई पागल हूँ, आप मुझे वहां भेज रहे हैं, तो उल्टा वो पेरेंट्स के खिलाफ हो जाएगा। यहाँ पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है, यानी तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में एग्जैक्टली तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में एक जो है वार्ड होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पर आप देखें कि अब यहाँ बच्चियों की बात आ जाती है। शमसी साहब, जहाँ लड़के काम कर रहे थे इस पर, तो एक चले मैं समझती हूँ कि वो एक रोजगार भी खत्म हो गया था, चोरी डकैती भी हो रही थी, नाफरमान भी हो गए थे। मगर दुख और अफसोस की बात है कि बच्चियां, क्योंकि मैं खुद औरत हूं तो मैं उस पर जिक्र जरूर करूंगी कि जब बच्चियां इस पे आ गई हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स बीकन हाउस लकास, ये तो बहुत कॉमन बात है कि वहां पर सप्लाई हो रही है और टच शॉप्स के थ्रू हो रही है। मैंने इस पे बड़ी बड़ी वर्किंग की है। मैं चाह रहा हूं कि मैंने साहब को पूरी फाइल दी थी इस पे कंटिन्यूटी रहे, यहीं से आप शुरू करें ताकि ये तसलसल एक रहेगा। फिर हम कानिता के पास भी जाएंगे। तो मैं छोटा सा एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाजत से। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जा रहा हूं और बड़े मैं दुख के साथ आज के प्रोग्राम में जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये एक ना चाहते हुए भी हम कहने पे मजबूर हैं कि ये जो मुआशरे का नासूर है इसका इलाज करने के लिए ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किलात बहुत पेश आ रही हैं मुझे, आपको, कानून नाफिज करने वाले इदारों को। ये क्यों है? ये डिबेट है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सीमा साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, मैं चाहूंगा वहीं से कंटिन्यू करें। जी, मैं अर्ज कर रही थी कि अब जो बच्चियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं और मैंने बड़े अच्छे घरानों यानी नशे में मुब्तला हो गई हैं, वही ये इस तरह की पिंकियां ये जो हैं ये तो मेरा ख्याल है कि माशरे में जगह जगह फिर रही है ना, क्योंकि अब ये हद से ज्यादा तजावज कर चुका है ये नशा, और इस तरीके से बच्चियों के घर तबाह हो रहे हैं। शमशी साहब, बच्ची ने आगे नस्ल चलानी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि एक बच्ची अगर खुद नशे में इन्वॉल्व है तो ये श्योरिटी दें कि आप पूरी आने वाले बच्चे की कैसे नहीं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं अर्ज करती चलूं कि मदर्स का भी थोड़ा सा कसूर है। किस वजह से? कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टिकटॉक देख रही है, सोशल मीडिया देख रही है। कहाँ हमारी माएँ, नानियां, दादियां कुरान पढ़ा करती थी, नमाज पढ़ा करती थी ताकि बच्चे में तासीर उसी तरह उसी चीज की है। तो ये हम अभी जिक्र कर रहे थे कि माँ बाप, मैं समझती हूँ कसूर है माँ बाप का, क्योंकि ये ख्यालात कन्वर्ट होते हैं जीन्स के थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो हमें इस तरीके से ख्याल करना चाहिए कि मुआशरे में इस पे कंट्रोल पाए। बल्कि इवन माँ बनने वाली जब खातून होती थी तो उसको अच्छी तस्वीरें, पिक्चर, ग्रीनरी, इस तरह ताकि बच्चे की कन्वर्ट उसमें हो अच्छे ख्यालात। अच्छा, अब यहाँ शमसी साहब सबसे ज्यादा कसूर डिपार्टमेंट में कौन किसका, जो मैं समझती हूँ वो है पुलिस का। लेकिन क्रेडिबिलिटी आप चेक करें कि जो पुलिस में आप भर्तियां करते हैं, कभी आपने नोट किया कि वो किसकी सिफारिश से भर्तियां होती हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपने सियासतदानों ने मफादात उठाने होते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो होती है। जो वहां पुलिस में सियासी भर्तियां, तो सियासी भर्तियां होती है ना, पुलिस में तो मेजोरिटी इसी तरह की है, तो वो फिर अपने फायदे भी उठाते हैं और इस तरह की खवातीन को या मर्दों को वो प्रिविलेज भी मिल जाता है कि थ्रू पुलिस के। नहीं, लेकिन जिस लेवल पे वो भर्तियां होती हैं उस लेवल पे तो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती ऐसी खातून को। देखें जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो ये आगे ग्रुप टू ग्रुप जा रहा है, ये बात छोटे से लेकर बड़े तक जाती है। ये तो एक मैं समझती हूँ कि बहुत छोटी सी मछली है, मगरमच्छ कोई और है। अनमोल थोड़ा सा समझिए इस साहब को, अनमोल पिंकी के पीछे। एग्जैक्टली, मगरमच्छ कोई और है, ये आपको एक मोरा है जो आने वाले वक्त में पता चल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो बात की है नोमान साहब ने या सीमा साहिबा ने, नौजवान नस्ल जो है वो एक तो जिस तरह इन्होंने कहा कि जी बच्चियां भी अब इसमें मुब्तला हो रही हैं, इस अपना नशे में,
मैं समझता हूं कि सिर्फ मुब्तला ही नहीं हो रही, जब वो एक दफा उनको इसका नशे की लत पड़ जाती है तो उसके बाद वो आलाकार बन जाती हैं, वो सप्लाई चेन में भी वही साथ दे रही होती हैं। तो क्या स्टूडेंट लेवल पे या यूनिवर्सिटीज लेवल पे इस तरह का कोई इकदाम किया जा रहा है कि अगर वहां क्लासरूम में कोई एक बच्चे का पता चले या ग्रुपिंग में कोई एक बच्चे का पता चले तो आप किस तरह से उसको देखते हैं, या उससे कम से कम नफरत करते हैं आप वहां पे, या डरते हैं बात करते हुए स्टूडेंट्स जो है? जी, अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी, वो तो हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो ड्रग फ्री यूनिवर्सिटी है। मतलब अंदर सिगरेट पीना भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ना कभी सिगरेट पीना तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं। तो उसके आगे तो मैं तो छोटी सी चीज बता रही हूँ ना, सिगरेट, ठीक है। दूसरा मैं कहती हूँ कि मैं वही बात रिपीट करूंगी कि घरों से ये तरबियत शुरू होती है। अब घर वाले ही जनरेशनल गैप नहीं समझ रहे, जनरेशन जी का, इवन मिलेनियल्स, मैं थोड़ा कहती हूँ कि वो बेहतर पेरेंट्स हैं कि वो समझ रहे हैं कि इस जनरेशन के क्या कस्टम्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं। जब घरों से ही बच्चों को एक लिसनिंग पावर नहीं मिलेगी कि मतलब बच्चों के मसाइल घर वाले ही नहीं समझेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो बाहर ऐसा कोई फ्रीडम ढूंढेंगे, ऐसा कोई एस्केप ढूंढेंगे। अच्छा, अब होता क्या था, मैं आपको जरा थोड़ा इसको सवाल को दोबारा मैं रिफ्रेश कर दूं। होता क्या था कि कोई बुराई के लिए किसी घर में किसी बच्चे से जब राब्ता करना होता था तो वो दरवाजे पे नॉक किया करता था या बेल करता था। बच्चा जब बाहर जाता था, फादर और मदर को या उसके भाई को, बहन को पता चल जाता था, दादा को, कि ये जो बच्चा मेरे बच्चे से मिलने आया है इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। अब ये जो बला है ये हमारे पास जो है, ये बच्चा अपने कमरे में लेके बैठा हुआ है और पता नहीं वो कहाँ बैठा हुआ है दूसरा जो उसको बुराई पे उकसा रहा है। इसमें तो वो बेचारों का क्या कसूर? अब माँ की गोद को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बाप जो मजदूरी कर रहा है उसको नहीं ठहरा सकते, तो इसका जिम्मेदार मुआशरा है, सोसाइटी है, या हमारे रवैये हैं? ये भी जरा साथ साथ बता दीजिए। सिर्फ मदर फादर पे ये डाल के हम अपना कसूर इधर उधर नहीं कर सकते। अच्छा, इधर मैं मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स वगैरह की बातें कोट करना चाहूंगी, जो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट्स, मतलब फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया या फेसबुक हो गया, हम अपने बच्चों को जब तक वो 18 साल के ना हो जाए हम लोग अलाउ ही नहीं करते। तो यहाँ पे भी येट अगेन मैं यही कहूंगी कि जब पेरेंट्स छोटी सी उम्र से अपना एस्केप के, मतलब बच्चा हमें तंग ना करे, तो वो फोन पकड़ा देते हैं, या खाना खाते वक्त भी इवन स्क्रीन टाइम उसका 2 से 3 साल के बच्चे को पकड़ा देते हैं। तो वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया एडवांस कर रहा है, इंटरनेट इवॉल्व कर रहा है, दुनिया इवॉल्व करी है, तो जब वो सारा उसको छोटी सी उम्र से एक्सपोजर मिलेगा, आप उसके सवालों के सही जवाब एड्रेस नहीं करेंगे, वो आप उसके जो सवाल हैं वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे मुआशरे के मुताबिक, तो वो ये चीजें करेगा। इससे बेहतर ये है कि यूनिवर्सिटीज में एक स्टूडेंट काउंसलर हो जाए जो कि उनके जो बच्चे मसले घर में नहीं शेयर कर सकते, या जो घरों में डिस्कस नहीं कर सकते, हाँ, स्टूडेंट काउंसलर हो जाए, साइकोलॉजिस्ट हो जाए, जिससे वो बंदे बात कर सकें, बच्चे बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। क्योंकि काफी ऐसे बच्चे मैं जानती हूँ कि जो कि ये चीज छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से उन्होंने की है, लेकिन जब वो आदत लग जाती है, वो लत लग जाती है, तो वो छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका होता है। तो ऐसे जो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हमारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकाट्रिस्ट हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, स्टूडेंट काउंसलर्स हो गए, वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकते हैं इन बच्चों की। अच्छा नुमान साहब, ये तो हमारी स्टूडेंट हो गई, ये हमारी जो सीनियर सियासतदान हो गई, ये तो मशवरा दे सकती है ना, जहां आप खड़े होते हैं जजेस के सामने, वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सजा दे सकते हैं, इसको रोकथाम के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, बल्कि इकदामात उठा सकते हैं। तो आप लोगों की तरफ से तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि हमें कोई वहां पे अगर जस्टिस हो रहा हो, ऐसे लोगों को सजाएं दी जा रही हो। यहां तो बेगुनाहों को सजाएं मिल रही हैं, मैं जो देख रहा हूं, गुनाहगारों को तो कोई सजा नहीं मिल रही। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम किधर जा रहे हैं। वो भी चीख चीख के, ये भी चीख चीख के, मेरे जैसा बंदा भी आपको बावर करा रहा है, लेकिन आप लोगों के तो जून ही नहीं रही। आप तो जजेस भी सजाएं उन लोगों को देते हैं जिनके पास वकील को देने के लिए फीस नहीं होती। आप डिटरेंस अब है, ये नहीं कि नहीं है, ये क्योंकि इतनी दीमक की तरह इतने ज्यादा फैल चुकी हुई है इस माशरे के अंदर। एक लोग फॉर इंस्टेंस, अगर आज एक माशरे के अंदर पहले ये होता था जी, मोहल्ले के अंदर या कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग अगर किसी को गलत काम करते देखता तो उसको कहता था। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो काम गलत कर रहा होता है वो कहता है यार आपका माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। सो
अब ये अवेलेबिलिटी है, ये नहीं है कि माशरे के अंदर ये चीज नहीं है, लेकिन अब हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी कमी है हमारी साइड से, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कमी है। हमने हमारी भी बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कैबिनेट्स हैं, चीजें हैं, यानी माशरे के अंदर जो लॉ कम्युनिटी है बहुत बड़ी, हमने अपने से तसाब स्टार्ट किया है, हमारे में भी वहां डिस्कशन हो रही है, 2-3 दिन हो गए डिस्कशन ही हो रही है कि पहले हमने उन लोगों को करना है। वहां पे डिस्कशन हो रही है, ये एक जुमला नाना पाटेकर का जो एक इंडियन अदाकार है जी, उसने कहा था कि एक मच्छर जी पूरे वो हिजड़ा बना देता है, बिल्कुल ठीक है। तो एक अनमोल पिंकी ने आपके पूरे सिस्टम को हिजड़ा बना दिया, सिस्टम को एक्सपोज कर दी। हाँ एक्सपोज नहीं सर, एक्सपोज सिर्फ आप ताली बजा रहे हैं बैठ के। एक्सपोज हर देखिए सिस्टम के अंदर ये आज कैसे एक्सपोज हुआ है, इसकी सिस्टम है। आज टीवी पे सबको पता, आज तक इतने टीवी हैं, इतने मीडियाज हैं, किसी जगह आज साल पहले क्या कुछ चीज एक्सपोज हो रही है, डेली हो रहा काम नहीं हो रहा था। मीडिया का भी बहुत रोल है, हर सियासतदान का भी बहुत रोल है, स्टूडेंट्स का भी, हर ये अपना एक मैं बात बताऊं, हालांकि सोशल मीडिया के मैं हक में नहीं हूं, मैं वो उसकी बेरारवी की भी बहुत दास्तानें मेरे पास हैं, लेकिन जो काम वो अदालतों को बेनकाब करके कर रहे हैं ना, जो वहां जुल्म होता है तो 2 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाती है और एक्सपोज करके रख दिया। ये किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, ये सोशल मीडिया का क्रेडिट है। सोशल मीडिया क्रेडिट है, अच्छी चीज का भी क्रेडिट है, जहां डिस्क्रेडिट है उसका डिस्क्रेडिट भी होना चाहिए। लेकिन देखिए ये बात तो ये हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है, ये एक अदारे का प्रॉब्लम नहीं है, ये मीडिया का नहीं, सियासतदान स्टूडेंट का नहीं, हमारा मनासिल कौम हमारा एक प्रॉब्लम है जिसको हमने ही रिजॉल्व करना है। जहां हमारा रोल आएगा सीमा साहिबा वहां हम परफॉर्म करेंगे। हम तो मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही, नोमान साहब ये सोसाइटी पे डाल रहे हैं, सोसाइटी तो कभी हम खौफजदा सोसाइटी है, इसको मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है, मेरा बड़ा मुशाहिदा है, खौफजदा सोसाइटी है। हम SHO से डर रहे होते हैं शरीफ लोग, हम जज से डर रहे होते हैं, हम वकील टाई कोर्ट वाले से डर रहे होते हैं, हम जनाब रस्ते में कोई बावर्दी शख्स होता है उससे डर रहे होते हैं कि पता नहीं कोई इल्जाम ना लगा दे। तो खौफजदा सोसाइटी के ऊपर ये सारा कुछ डाल के ब्लेम अपने आप को बरी जुम्मा समझ रहे हैं। अच्छा जी, वो हजरत सालेह की ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था और गर्क पूरी कौम हुई थी इसलिए कि वो बेजमीर हो गए थे। ठीक, एग्जैक्टली सेम वही हिस्ट्री मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी जरूरी है कि अब यहाँ पर भी एक अजाब आने वाला है या आएगा कि जिस तरीके से हर बंदा बरी और जिम्मा है, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है तो उसने किया है, हर दूसरा बंदा कहता है मेरा तो कसूर ही नहीं, ये उसका काम है। तो बेसिकली मैं समझती हूँ हम सब का कसूर है, किसी एक का कसूर नहीं है कि हम खामोश रहते हैं, हम जुल्म देखते हैं, हम नाइंसाफी पर भी खामोश रहते हैं और हर बंदा बेजमीर होता जा रहा है। तो हालांकि हमें हुक्म था कि किसी दूसरे के घर में आग लगी है तो बुझाओ, उस घर की तपिश आपके घर तक आएगी और आ रही है। आप ये देखें तो एक उस खातून की वजह से पूरा माशरा इस वक्त जलील हो रहा है, कितनी खवातीन को इल्जाम दिया जा रहा है कि खवातीन भी इस फील्ड में आ गई ना, तो खवातीन की भी रिस्पेक्ट तो खत्म हो गई। अब जिस तरीके से वो मैं देख रही थी वीडियो में कि जो वो धड़ल्ले से आ रही थी, नमान साहब क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल थोड़ी सी शर्म बिल्कुल गलत आ रही थी इसमें और मैंने ये धड़ल्ला या फरागोगी में देखा था तो या इसमें देखा है, तो इसमें फिर शमशी साहब किसका कसूर है? फिर वही बात आ जाती है कि थोड़ा सा कसूर आ जाके सिर्फ पिंकी का ही है। अब किस पिंकी पे आप डालेंगे? नहीं सर, पिंकी का नहीं, फिर आप किस पिंकी पे डालेंगे? आपको पता ही है, ये तो करना कहें आप। लेकिन ये कि खवातीन इससे बहुत बदनाम हुई हैं। ठीक, अच्छा दुख हुआ इस बात। खवातीन इससे सिर्फ बदनाम हुई हैं, इनको अपनी बदनामी का पड़ गया है सीमा साहिबा को, यहाँ मुआशरा बर्बाद हो गया है, नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं नशे की वजह से। तो अब आप लोगों के पास क्या तजावीज है? एक तो आपने तजवीज दी है कि साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए जो इनको मोटिवेट करें कि जी इसको आप छोड़ सकते हैं, हम आपके साथ हैं, और मुआशरा उनको टैबू ना बनाए। तो अब और क्या ऐसी तजावीज हैं कि हम नोमान साहब तो रोकने के लिए तैयार नहीं है, वो तो सोसाइटी पे डाल रहे हैं। नहीं जी, हम रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सबकी मदद के साथ। अच्छा, अब अगर फर्ज करें यही रुक जाए तो आगे आप लोगों को बात करने की जरूरत ही नहीं है। फर्ज माल कानून नाफिज करने वाले इदारे या हमारी पुलिस इस पे नहीं कंट्रोल कर पाती और नशा बिखरा होता है, तो आप ऐसे बच्चों को किस तरह से निकालें बाहर? वो तजावीज गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, आप जरा बताएं। अच्छा, मैं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रही थी, प्ले ग्रुप के ही बच्चे थे, उनको वो बैड टच, गुड टच और स्ट्रेंजर्स के साथ जाना है नहीं जाना उसका लेक्चर दे रहे थे।
तो उसमें उन्होंने एक बच्चे को कैंडी दी, एक स्ट्रेंजर को दिखाया हुआ था कि उसने कैंडी दी और उसको उठा के ले गया और बाकी बच्चे उसको देख के उन्होंने सबक हासिल किया। तो मेरे हिसाब से जो डेटरेंस थ्योरी है ना यहाँ पे, कि किसी को हम लोग एक एग्जाम्पल बनाई जाए कि जैसे ये पिंकी को ही सजा दी जाए, या कोई अगर यंग बच्चा करता हुआ नजर आता है और वो इसका कसूरवार पाया जाता है, तो मेरे हिसाब से किसी को एग्जाम्पल बनाया जाएगा तो फिर, और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जैसे एंटी नारकोटिक्स एक्ट भी है, उसमें भी जो सजा लिखी हुई है कि इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। बेरहम इंसाफ कर दिया जाए तो फिर उससे बाकी लोग बचेंगे। जैसे आपने कहा कि ना डरपोक सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी, तो एक को सजा मिलेगी तो काफी लोग उससे भी हाँ जी। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आपको फील होता है कि ये स्टेटस कि अभी इसमें कोई रोल है कि बच्चे जो है वो स्टेटस भी इसको सिंबल समझते हैं कि अगर हम स्मोक करेंगे या हम ये कोकीन पिएंगे या आइस लेंगे तो वो स्टाइल है। बच्चों में शुरू में यही कहा है ना कि वो कूल समझते हैं। पीर प्रेशर में काफी लोग करते हैं कि कुछ, जैसे आपने स्कूल्स का नाम लिया कि काफी लोग वहां पे अब वो सिस्टम बन चुका है ना, जैसे बर्गर बच्चे कहते हैं कि मतलब वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो किया जाता है, लेकिन ये एजुकेशन फिर इंस्टीट्यूट आपके साथ ही देंगे, पेरेंट्स ही देंगे कि क्या चाहिए क्या गलत है। शरीफ बच्चों को बर्गर बच्चा कह के सिगरेट पे लगाते हैं, फिर उसको नशे पे लगाते हैं, यानी ये है। नुमान साहब ये बड़ी क्लियर बात है, इसमें हमारे बच्चों की तरबियत, हमें तो पंजाबी साढ़े वाले साहब कहने सन, जब सर्दी होती थी ना तो गर्म कपड़े पहनने के लिए कहते थे, तो हम फैशन के तौर पे बाजू का अवॉइड करते थे, तो पंजाबी जो उन्होंने कहने सन भुखी शकीनी, यानी उन्होंने कहने सन भुखियां शकीनियां, ये छोड़ें, अपने आप को बचाएं। तो किस तरह बचाएंगे? अब आप पेरेंट्स भी हैं, मैं कानून से निकल के बात करें कि वो बच्चे किस तरह बचाएं, और आम सोसाइटी को आप क्या दर्ज देते हैं कि उस बच्चों को उनकी प्रोटेक्शन के लिए सोसाइटी उनके लिए क्या करे? ये जो मोबाइल की हमने जो भी बात की और आपने पॉइंट आउट किया है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ काउंसलिंग और उनके साथ रवाबित बढ़ाने का नंबर 1 ये होना चाहिए। नंबर 2 सख्त से सख्त सजा इस्लाम में भी है, हमारे कानून में भी है। वो कोई जो मर्जी कर रहा हो उसको बिल्कुल जो मर्जी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो वकील हो, कोई जज हो, कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तीसरी चीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाए कि इसके नताइज क्या हैं। अगर फॉर्चुनेट सिगरेट पे स्टार्ट हुआ था, सिगरेट पे उसके बाद कैंसर आए, चीजें हैं, वो प्रोग्राम किए जाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, ताकि वो स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने, चाहे वो कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस हो। मिसाल के तौर पे जितने लोग ऐसे हैं, बात लोग, उनका दिखाया जाए कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशंस हुई है, ये चीजें हुई हैं, रादर के हम वो प्रोग्राम दिखाएं जिससे माशरे की डेवलपमेंट नहीं है। वो आप उनको दिखाएं कि जनाब ये बंदे पकड़े गए थे जो इतने असर रसूख वाले थे और अभी ये इनका हाल है, डिटरेंस आएगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां ये पैदा हो रही है, ये किसी न किसी चैनल से आ रही है, कहीं से तो आ रही है, कैसे कहीं प्रोड्यूस हो रही है। हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे उसको ईमानदारी से नई नस्ल को बचाने के लिए उस पर फौरी तौर पर क्रैकडाउन करें और उसको पूरी हुकूमत की, पूरी सियासतदान की, पूरे माशरे एड़ी चोटी का जोर लगाया। सीमा साहब, मैं किसी एक पे ये डालना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी जो मुझे पता है वो कुछ एमएनएज एमपीएज अपोजिशन में है, आपकी पार्टी के लोग हैं, यानी इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। हमारे यहाँ पोस्ट की काश्त जो थी ना, नुमान साहब भी इस पे बात कर सकते हैं, वो ममनुआ थी। अब उनकी जमीनों पे वो काश्त हो रही है केपीके में, और जब बुनियाद वहां से फराहम कर दी जाएगी, आगे नशा उसी से आगे चलता है। मुझे एक बात बताइए जी कि क्या बलूचिस्तान या सरहद पंजाब ये तीनों को अलग अलग हैं? क्या ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रूल्स वहां पंजाब में पोस्ट होती नहीं? मैं आपको अर्ज कर रही हूँ कि क्या ये डिफरेंट सूबे हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंडर नहीं है? बात है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, उसको जहां भी चीज गलत नजर आती है सूबे सारे वफाक की जिम्मेदारी, सबकी वफाक की जिम्मेदारी के सबको नोट करें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिनको ये थोड़ा सा सन, क्योंकि मैंने आपको पता है इस पर बहुत वर्किंग की है, तो प्लीज बच्चों को मैं यहाँ थोड़ा सा एडवाइस करूंगी कि पेरेंट्स या मदर स्पेशली बच्चों के जो चीजें नोट करने वाली हैं, बच्चे बाथरूम में बहुत टाइम लगाते हैं, बच्चे आप ये देखें कि वो रात के टाइम जागते हैं और उनको वो चीज सप्लाई होती है। इसने भी, पिंकी ने भी ये बकवास की है कि ये राइडर्स के थ्रू मैं भेजती थी, तो ये राइडर्स ये सारे थ्रू काम करते हैं रात के टाइम, इतना बड़ा जब तक जी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। और फिर वही बात कि जब पेरेंट्स सो जाते हैं तो ये बच्चे उस वक्त की सप्लाई को हासिल करते हैं।
तो इसके लिए प्लीज पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि बिल्कुल सोशल मीडिया, मैं समझती हूँ बहुत बकवास चीज है। मेरे घर एक पिछले दिनों 12-13 साल का लड़का आया है, वो एज अ गेट शेड के खोलने के लिए, उसने कहा कि जब तक मैं मोबाइल पे टिकटॉक नहीं बनाऊंगा मैं आपके घर काम नहीं करूंगा। तो ये इनकी डिमांड है। और ये मैं आपको बताऊं, शमसी साहब, पढ़े लिखे बच्चों में होगा, बट जो लोअर तबका है ना जी, अनएजुकेटेड और गरीब, कॉम्प्लेक्सेस है, गरीब होना भी जुल्म है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गरीब भी जालिम है, सबसे बड़ा जालिम है। यानी कॉम्प्लेक्सेस सोसाइटी में कंपटीशन ऐसी बिला वजह चीजें जो है ना, ये वहां से, ये टिकटॉक और ये नशा है, ये वहां से ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो अच्छा, प्लीज कंट्रोल ये जो मुश्किलात हैं, ये इसका मतलब ये है कि हम ये हमारी खुद पैदा करदा हैं, कॉम्प्लेक्सेस हमें इस तरफ लेके आते हैं। मैं बड़ी ओपन डिबेट हो रही है। अब मुझे बताएं कि हमारे जमाने में, नौमान साहब, कोई ये नहीं कि बहुत पुराना जमाना है, अभी हम इसी जमाने के लोग हैं, तो हमारे यहाँ, हमारे घरों में जब फैमिलीज बैठती थी, हमारी कजन्स साथ बैठी होती थी, उनका बहनों की तरह हमारा रवैया होता था, हमारे मोहल्ले की बहू बेटियां हमारी बहनें होती थी। अब यूनिवर्सिटी में उस बच्चे को बर्गर समझा जाता है जब तक वो गर्ल फ्रेंड नहीं बनाता। तो आप लोग स्टूडेंट ऐसे लोगों को डिस्करेज क्यों नहीं करते जो बदमाशी करके वहां पे शरीफ बच्चियों को और बच्चों को इस तरफ राग़िब करते हैं? अच्छा, मैं तो गुफ्तगू के जरिए, यानी आपके ग्रुप्स जो हैं, कन्विंस करते हैं। हाँ। अच्छा, बेसिकली हम लोगों का ये होते हैं, स्टडी सर्कल्स भी होते हैं, डिस्कशन टॉपिक्स भी होते हैं, जो कि हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे इन चीजों को टेटर किया जाए। और दूसरा मैं यही कहती हूँ कि जो तालीम होती है ना, कि मतलब अगर बच्चा पैदा हो रहा है, वो तो मासूम है, ठीक है, उसको सिखाया जा रहा है कि ये सामने वाला बच्चा गरीब है, या रेस का डिफरेंस सिखाया जा रहा है कि ठीक है कि उसको साथ नहीं बैठना, या अगर कोई रिलीजियस डिफरेंस है तो उसका मतलब इश्तियाल अंगेज आपको इंसानियत की बजाय उनको जो है वो इन बिटवीन डिफरेंस दिखाया जाता है, ये गरीब है, या ये फलां फिरके से है, ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान है। इंसानियत का दर्ज नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से फिर ये डिफरेंस आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आते हैं कि बच्चा फील करता है कि मतलब वो मुझसे थोड़ा अमीर क्लास का बच्चा है तो मुझे उसके जैसा बनना है, या मुझे वो मतलब वो ड्रीम वैसा करना शुरू हो जाता है, उसके गोल्स फिर सिर्फ उस जैसा बनना रह जाते हैं। तो जब आप डिफरेंसेस सिखाएंगे ही नहीं ना, कि मतलब सारे हम ह्यूमंस हैं, एक जैसे हैं, एक ही जगह से इंसान है, ह्यूमैनिटी जब सिखाएंगे ना, रिलीजियस डिफरेंसेस को छोड़ के, सेक्सेस को छोड़ के, जेंडर्स को छोड़ के, तो फिर ये चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमान गिरामी, जनाब नौमान साहब, सीमा अनवार साहिबा, मोहतरमा कानिता नौमान साहिबा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमने बड़ा सीरियस टॉपिक आज डिस्कस किया है, तो इस पे मैं तसलसल से प्रोग्राम्स कर सकता हूँ, वक्त चूंकि महदूद होता है। हमने आज जितनी गुफ्तगू की है, यकीनन इस सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाने के लिए, इस मुआशरे को दुरुस्तगी की तरफ रवां करने के लिए, मैं आज का प्रोग्राम जो है इस दुआ के साथ इख्तिताम की तरफ ले जाऊँगा कि खुदारा अपने बच्चों को कंट्रोल करने की बजाय, उनके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की बजाय, उनके माइंड को इतना मजबूत बना दें कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें, और इस कल्चर में एक तामीरी रोल लेके आगे बढ़ें। ये आपका काम है। अगर आप ये कर गए तो कोई पिंकी शिंकी, कोई अनमोल, कोई बदमाश, कोई गुंडा आपके बच्चों को जो है वो बेरारवी का शिकार नहीं कर सकेगा। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।